सभी को नमस्कार। आज की +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 9 पे चल रहे थे। लेसन का नाम है इंडियन पॉलिटिक्स रिसेंट ट्रेंड, भारतीय राजनीति नए बदलाव। तो देखिए, कल जो हमने लेसन में देखा कि 1989 के बाद भारत की राजनीति में क्या क्या बदलाव आए। सबसे पहला तो था कि जो कांग्रेस पार्टी है, जिसे 1984 में 415 सीटें मिली थी, जो अब तक के भारत के इतिहास में किसी दल को नहीं मिली, वही कांग्रेस पार्टी 1989 की इलेक्शन में बिल्कुल हार गई। उसके बाद हमने देखा कि जो दूसरा बदलाव आया वो था मंडल आयोग का बनना। तीसरा जो बदलाव आया वो था नई आर्थिक नीति को अपनाना। जो चौथा बदलाव आया वो था कि बाबरी मस्जिद जो है उसका विध्वंस। और जो पांचवा आया वो था कांग्रेस का पतन होना, राजीव गांधी जी की हत्या और उनके बाद नरसिम्हा राव जी का भारत का प्रधानमंत्री बनना। उसके बाद हमने देखा कि भारत में गठबंधन की शुरुआत हुई। गठबंधन की राजनीति तब शुरू होती है जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता स्पष्ट तौर पर, तब गठबंधन की शुरुआत होती है। उसके बाद हमने जो इनके गठबंधन बने हुए हैं, बीजेपी के और उसके सहयोगी दलों के, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, उनके बारे में जाना। उसके बाद 1989 के बाद कौन कौन भारत का प्रधानमंत्री बना, कितने समय के लिए बना, उन सब बातों पर चर्चा की। तो आइए आज जो हम टॉपिक उससे आगे शुरू करेंगे, उसमें है मंडल आयोग क्यों बनाया गया, उसकी क्या सिफारिशें थी, उस सिफारिशों को लागू करने के बाद भारतीय राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। हम कांशीराम जी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उसके अलावा हम बीपी मंडल जी के बारे में भी जानेंगे, जो कि मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। और उनमें आपसे 2 प्रश्न भी हैं। एक प्रश्न जो है वो कल वाले पार्ट को लेकर है, ताकि मुझे पता चले आपको कितना समझ आया। आपको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर करने हैं। और दूसरा जो टॉपिक है वो आज के मंडल आयोग के ऊपर है। जो दूसरा प्रश्न है वो मंडल आयोग के ऊपर है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप दोनों प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर अपनी राय दें उसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम जानेंगे मंडल आयोग के बारे में। देखिए, कल हमने इन सब चीज़ों को किया कि भारतीय राजनीति में जो 1989 के बाद बदलाव आए, गठबंधन की राजनीति जो शुरू हुई, उन सब का क्या प्रभाव था। आज जो हम जानेंगे वो है मंडल आयोग के बारे में कि मंडल और इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, जितना हमने कल पढ़ा ये प्रश्न उस पर आधारित है। तो देखिए क्या कह रहा है। चलो मान लिया कि भारत के जैसे देश में लोकतांत्रिक राजनीति का तकाजा ही गठबंधन बनाना है, लेकिन क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि हमारे देश में हमेशा से गठबंधन बनते चले आ रहे हैं, अथवा राष्ट्रीय स्तर के दल एक बार फिर अपना मुकाम हासिल करके दिखाएंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि 1971 तक जैसे कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा, क्या आने वाले समय में भी आपको दिखता है कोई राष्ट्रीय दल ऐसा होगा जो अपने दम पर सरकार बना के दिखा सकेगा। ये पहला प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछ रही है। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि सरकार एक पार्टी की है या गठबंधन की है। मसला तो ये है कि सरकार काम कौन कौन से कर रही है। क्या गठबंधन सरकारें ज़्यादा समझौते करने पड़ते हैं? क्या गठबंधन सरकारें साहसी कल्पनाशील नीतियाँ नहीं अपना सकती? तो जो कल वाला जितना हमने टॉपिक किया उस पर 2 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला तो ये
आपको बताना है कि क्या भविष्य में कोई ऐसा राष्ट्रीय दल आएगा जो अपने अकेले के दम पर सरकार बनाकर दिखाए। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या गठबंधन सरकारें ज़्यादा समझौते करती हैं। तो इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, मंडल आयोग। देखिए, उससे पहले हम उसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि मंडल आयोग की स्थापना कैसे हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो डिप्रेस्ड क्लास या अनुसूचित जाति जनजाति जिसे हम कहते हैं, उनकी पहचान करना और उन्हें लाभ देने के लिए काम शुरू किया गया, जिसके लिए 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया गया था, जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं या इसे कालकर आयोग भी कहा जाता है। जो ये आयोग बनाया था 1953 में, 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उसने 2399 पिछड़े समूहों की पहचान की, जिसमें से 837 सबसे पिछड़े थे। उनके पिछड़ेपन का कारण क्या था? जाति। क्योंकि जो केंद्र सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, वो जाति विहीन समाज बनाने का प्रयास कर रही थी। क्योंकि जो पंडित नेहरू जी थे वो समाजवादी विचारों वाले थे, तो उन्होंने इसकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद जो है मंडल आयोग बनाया गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीपी मंडल जी को, जो कि उस आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए, बीपी मंडल जी का जन्म 1918 में हुआ था। ये 2 बार सांसद चुने गए हैं बिहार से, 1967 से 1970, 1977 से 79 तक। दूसरा, ये पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग ने ही पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। जो बीपी मंडल जी हैं वो समाजवादी नेता थे। 1968 में 1.5 माह तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं ये, और 1970 में जनता पार्टी में शामिल हुए थे। ये बीपी मंडल जी का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि अब हम मंडल आयोग को पढ़ने जा रहे हैं और ये उनके अध्यक्ष हैं, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, मंडल आयोग क्या था। मंडल आयोग को हम आधिकारिक रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1979 को हुई थी। जो इसकी स्थापना है मोरारजी देसाई ने करवाई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो बीपी मंडल जी थे। मंडल आयोग का मुख्य जनादेश भारत के सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और जातिगत असमानता और भेदभावों को दूर करने के लिए उन्हें आरक्षण देने पर विचार करना था। इस आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। तो देखिए, अब उसने क्या क्या सिफारिशें की अपनी रिपोर्ट में, अब हम उन्हें जानते हैं। सबसे पहला, अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 22.5% आरक्षण का प्रावधान है। इसी के मध्य नज़र अन्य पिछड़ा वर्गों को भी सरकारी नौकरी में, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में 27% आरक्षण देने का इसने जो सिफारिश है वो की। सबसे पहली सिफारिश यही कि चाहे नौकरी हो, चाहे व्यावसायिक संस्थान हो, चाहे तकनीकी शिक्षण संस्थान हो, उनमें इन्हें 27% आरक्षण दिया जाए। दूसरा, ये जो आबादी है समाज की मुख्य धारा से पीछे छूट गई है, इसीलिए इसका सांस्कृतिक
उन्नयन होना चाहिए, मतलब इनके शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में इन बच्चों के लिए कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए आरक्षण का। उन्हें विशेष कोचिंग दी जानी चाहिए ताकि ये लोग पढ़ लिख कर आगे आ सकें। तीसरी सिफारिश इसने क्या की, ग्रामीण कामगारों में कौशल को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें रियायती दर पर ऋण मुहैया करवाना चाहिए ताकि वो औद्योगिक और व्यावसायिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनकी भागीदारी बढ़े। चौथी सिफारिश इसने क्या की, आयोग ने कहा कि समाज का पिछड़ा तबका गुजर बसर करने के लिए धनी किसानों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि इस वर्ग के पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है। इसलिए देश भर में क्रांतिकारी भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने की ज़रूरत है। पांचवी सिफारिश क्या थी इस आयोग की, पिछड़े वर्ग के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने के लिए केंद्रीय सहायता की ज़रूरत है। ये 5 सिफारिशें इस आयोग ने की कि इन लोगों को आगे लाने के लिए ये सब हमें करना पड़ेगा, तभी ये जो पिछड़े वर्ग हैं वो उन्नति कर सकेंगे। अब देखिए 1990 में जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह जी, उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। उस सिफारिशों के लागू होते ही देश भर में ये देखिए जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुए। ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग हैं और पिक्चर्स जो आपको दिखाई गई हैं। नीचे लिखा गया है, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने पर राजनीतिक माहौल सरगर्म हो उठा, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन। अब देखिए इसके राजनीतिक परिणाम क्या हुए। सभी जगह पर प्रदर्शन होने शुरू हो गए, हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा को शांत करने में काफ़ी समय चला गया, लेकिन फिर भी सरकार अपने फैसले पर बरकरार रही कि इन्हें 27% आरक्षण दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कांशीराम जी के बारे में। ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। बहुजन समाज पार्टी जिसकी कि अब अध्यक्ष मायावती जी हैं। ये कांशीराम जी हैं, इन्होंने जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग थे उन सब के उत्थान के लिए राजनीतिक दल बनाया, जिसे हम बहुजन समाज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए बहुजन समाज के सशक्तिकरण के प्रतिपादक और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। ये सामाजिक राजनीतिक कार्य के लिए केंद्र सरकार की नौकरी से इन्होंने इस्तीफा दिया। बामसेफ की स्थापना की इन्होंने, DS4 और लास्ट में 1984 में आके इन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसे कि हम बहुजन समाज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। यह उत्तर भारत के राज्यों में दलित राजनीति के संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं कांशीराम जी। चलिए अब आपसे एक प्रश्न आज के इस लेक्चर के ऊपर, क्या पिछड़े और दलित समुदाय के सभी नेताओं को लाभ होगा या इन समूह के भीतर कुछ ताकतवर जाति और परिवारों को ही फायदा होगा? ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना, क्या उसका फ़ायदा सभी को हुआ या कुछ मुट्ठी भर परिवारों को हुआ? आपको एक तो इसका जवाब देना है, और दूसरा, असल मुद्दा नेताओं का नहीं जनता का है। क्या इन बदलाव से सचमुच वंचित तबकों को लाभ मिलेगा या सिर्फ ये एक राजनीतिक खेल मात्र बनकर रह गया? आपको 2 प्रश्न जो स्टार्टिंग में पूछे वो और 2 ये, इन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर देनी है।
आज के लिए बस इतना ही। कल हम अपने लेसन के भाग 3 में देखेंगे कि भारत में सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र को कैसे प्रभावित कर रही हैं। चलिए, आप सभी का धन्यवाद।